जनाब ने व्लॉग डाल के बताया कि 11 दिन बाद में मैडम आखिरकार अपने घर वापस आ गई, जहां एक और ये सुखद घटना थी क्योंकि सभी लोगों ने उनके लिए प्रेयर किया था, प्रार्थना की थी और दुआएं की थी। वहां दूसरी ओर जनाब एक बार फिर एरोगेंट हो गए और उसी लहजे में उसी तरीके से अपने व्लॉग में बात किया। चलिए बताएंगे वापसी वाले इस व्लॉग में क्यों करके जनाब इतना ट्रोल हो गए। बने रहिए हमारे साथ। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारी इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं, इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। आज मैं सबसे पहले जनाब के बारे में बात करूंगा। जनाब जाने जाते हैं अपने बहुत ही ज्यादा पोलाइट और सॉफ्ट बिहेवियर के लिए, क्योंकि जब भी इनके व्लॉग आते हैं आप इनको देखोगे कि बहुत सॉफ्ट तरीके से बात करेंगे, बहुत तमीज, बहुत अखलाक, बहुत मैनर्स के साथ बात करेंगे और इतने धीरे से बोलेंगे, मतलब ज्यादा जोर से आवाज भी नहीं होगी। सच पूछो तो दोनों बहन भाइयों का यही पैटर्न है। जब ये व्लॉग में बात करते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से, बहुत धीरे से बात करते हैं कि कभी भी अपनी आवाज ज्यादा ऊंची नहीं करते हैं। जबकि आपने देखा होगा कि मैडम तो एक्टर रहते हुए भी जब बात करती हैं, व्लॉगिंग करती हैं, तो कभी कभी उनकी आवाज को कई बार नॉर्मल भी लगता है। इसके अलावा जो जनाब की फैन फॉलोइंग ज्यादा बढ़ती है उसके दो और रीजन है। एक, मैडम का हस्बैंड होना, हाँ ये एक खास रीजन है। दूसरे, आप सबको पता ही है कि एक मुस्लिम होना, क्योंकि इन लोगों की मैक्सिमम फैन फॉलोइंग जो है ना, वो हमारे यहाँ जहाँ इसलिए फैन फॉलोइंग बनती है कि वो मैडम के हस्बैंड है, साथ साथ सॉफ्ट स्पोकन है। दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क की अगर बात करें तो उनके लिए शायद एक ही क्वालिटी इनकी नजर आती है उन्हें, इनका मुस्लिम होना। मतलब कि मेजोरिटी ऑफ फैन फॉलोइंग रीजन ही ये है। लेकिन यहाँ जनाब एक बार फिर दोबारा से एरोगेंट बनते हुए दिखाई दिए। इसके दो बहुत बड़े कारण हैं। एक, एज यूजुअल जब वे व्लॉग डालते हैं, खासतौर से इस तरह का जब व्लॉग डालते हैं तो बाद में बैठ के आकर थोड़ा ज्ञान बांटते हैं। लेकिन यहाँ पर ज्ञान बांटने की बारी ये थी कि अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने फैन हैं और भी जितने लोग, क्योंकि इन्होंने कहा था कि भाई जो भी लोग अगर हमसे हेट भी करते हैं या जिन्होंने एक बार भी हमारे को कुछ भी बुरा भला कहा हो, तो उनसे भी जो है प्रार्थना है और गुजारिश है कि वो इस टाइम पे जो है सब कुछ भूलकर इनके लिए प्रेयर करें, इनके लिए दुआएं करें। ये क्या बात हुई? जब तुम्हारे को जरूरत थी तो तुमने ये कहा कि हर आदमी इनके लिए दुआ करे, जो कि इनको पसंद करता है, जो पसंद नहीं भी करता है वो भी इनके लिए दुआ करे। और अब जब पुराने गाने के अकॉर्डिंग कि मतलब निकल गया है तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं ऐसे हमें जानते नहीं, लास्ट की जो लाइन थी ना कि हमें जानते नहीं, ये वाली थोड़ी सी गलत हो गई, लेकिन बाकी सब एकदम सत्य है। जनाब ने बिल्कुल ऐसा ही अपने व्लॉग में कहा। लगभग 6 मिनट इन लोगों ने बात करी और शुरुआत करी कि उन सब डॉक्टर्स का, उन सब नर्सेज का, उन सब स्टाफ का, यहाँ तक कि एक और का नाम लिया जिसका नाम इन्होंने पहले नहीं बताया था कि उसने हमें बहुत हेल्प करी। उन सब लोगों का शुक्रिया कहते हैं, हर उस एक आदमी का शुक्रिया जिसने भी इनके लिए दुआ की थी या प्रार्थना की थी, जिसके लिए कि हमने अपने व्लॉग में बोला था और आगे भी बोलते रहेंगे। और उसके बाद में ये कहना है कि चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो जाए यूट्यूब पर प्यार बहुत है। तो यहाँ जनाब अगेन निशाना बना रहे थे उन लोगों के लिए कि जो इनके लिए नेगेटिव या ये कहिए कि इनको आईना दिखाने का काम करते हैं। क्या आपने नहीं बोला था कि सभी लोग उनके लिए दुआएं करें, प्रेयर करें? और क्या कहीं से भी नेगेटिविटी मिली? तो इस नेगेटिविटी बात कहने का मतलब क्या था? इस टाइम में तो आपके सारे के सारे फैंस थे, कोई नेगेटिव नहीं था। इवन देन छोटे से लेके जितने भी बड़े चैनल थे सब लोगों ने एक ही बात कही कि मैडम के लिए दुआ की जाए। और सब लोगों ने अपने अपने व्लॉग, अपने चाहे छोटा चैनल है चाहे बड़ा चैनल है, सब लोगों ने एक आवाज में यही बात बोली। और आज भी मैडम की फैन फॉलोइंग जो है इन दोनों से कहीं ज्यादा है। तो नेचुरली बहुत ज्यादा दुआएं हुई मैडम के लिए। जब कहीं पर भी नेगेटिव चीजें नहीं थी तो तुम्हें ये नेगेटिव चीजें कैसे याद आ गई? और क्या इसी तरीके से आप आगे के लिए भी कभी कह रहे हो कि हमें आगे की भी दुआ कीजिएगा? यार इतना एहसान फरामोश आदमी कैसा हो सकता है? कैसे एक दिन के बाद में ही इस आदमी की टोन बदल सकती है? अब आप भी समझ गए होंगे क्यों करके लोग जो है इनको ट्रोल करते हैं। ये दोनों बहन भाई कम नहीं है किसी भी तरीके से। अरे भाई, नेगेटिव कमेंट की अगर बात करें या नेगेटिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा तो ट्रोल इसकी बहन हुई है, यानी डब्बा हुई है, क्योंकि उसने लगातार इस समय व्लॉग डाले हैं अपने। और मैडम और जनाब के जो फेथफुल जो जितने भी सब्सक्राइबर या व्यूअर्स हैं ना, उन्होंने भर भर के वहाँ पे कमेंट डाले हैं कि ऐसे टाइम में इनका इस तरह से खुशियां मनाना और ये सब करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो भाई मत भूलिए, जिस टाइम में डब्बा का भी मिसकैरेज हुआ था उस टाइम के जनाब ने व्लॉग नहीं डाले थे, एक नहीं दो व्लॉग डाले थे। एक और जो वहां पर वो रो रही थी लेकिन जनाब का व्लॉग चल रहा था। तो यही है इनके बहन भाइयों की असलियत।
ये तो अब इन्होंने साबित कर दिया कि ये दोनों किसी हालत में भी सुधरने वाले नहीं हैं। लोग चाहे इनके लिए कितना भी अच्छा कर ले, यहाँ तक कि लोगों ने चाहे इन दोनों बहन भाइयों को कितना भी बुरा कहा हो, लेकिन मैडम के लिए इतनी ज्यादा नेगेटिविटी, यानी जो पहले के जितने इनके व्लॉग थे जिसमें मैडम के बारे में बहुत सारी बातें की जाती थी, लेकिन इस टाइम में किसी ने कोई भी सवाल ना खड़ा किया, ना ही इस तरह की कोई बात करी। जब एक बार आपको फुल सपोर्ट था, सब लोगों का सपोर्ट था, तो फिर नेगेटिविटी की बात बोलने का मतलब क्या था? ये सिर्फ और सिर्फ एहसान फरामोशी के अलावा और क्या कह सकते हैं इसको। और इसके बाद में भी ये उम्मीद करेंगे कि इनके लिए लगातार दुआएं करते चले जाएं। भाई लोग अच्छे हैं तो लोग अच्छे हैं तो डेफिनेटली वो इन सब चीज़ों को नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि कौन प्रॉब्लम में है, उसके लिए दुआ करना जरूरी है। लोगों ने मैडम की तरफ देखा, लोगों ने उस बच्चे की तरफ देखा, यहाँ तक कि जनाब के लिए भी बहुत ज़्यादा सिंपैथी रखी कि भाई सबसे ज़्यादा इससे जो प्रॉब्लम हो रही है या इस टाइम में जिसको टेंशन है, और दोनों तरफ की टेंशन है, बच्चे की भी टेंशन है, साथ साथ जो है वाइफ की भी टेंशन है, तो इस तरीके से इनके लिए तो उल्टा सिंपैथी आई थी। जहाँ एक और मैडम जो है बहुत ही पोलाइट तरीके से और दिल से सबको शुक्रिया करती नजर आई कि आप सब लोगों ने जितना प्रेयर किया, जितनी प्रार्थनाएं करी और जितना दुआओं में मेरे को रखा, यहाँ तक कि काफ़ी लोगों ने अपनी तहज्जुद की नमाजें पढ़ी मेरी दुआ के लिए, उनका तहे दिल से शुक्रिया, और हाथ जोड़ के वो शुक्रिया अदा कर रही हैं। और रियल सेंस में ये लग रहा था कि हाँ, उसको इस बात का शुक्रिया है कि लोगों ने उसको ढेरों और बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और ये कहना कि ये अब तक की हमारी ज़िंदगी की सबसे प्रेशियस कमाई है। देखिए, आप पैसा कमा सकते हैं, शोहरत कमा सकते हैं, लेकिन दुआएं कमाना आसान नहीं होता। और ऐसे टाइम में कि जब आपको सबकी दुआएं मिली हों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। मैडम ने वाकई में अपने दिल से शुक्रिया अदा बोला और ये अच्छा लगा ये सब देखकर। भाई, और चाहे कोई कुछ भी कहे, वो आई है वहाँ से लड़कर, अपनी ज़िंदगी से लड़कर वापस आई है, जहाँ से लोग बाग ये सोचने लगते हैं कि ज़िंदगी आगे चलेगी या नहीं चलेगी, और अपने बच्चे, अपने परिवार के बारे में सोचने लगते हैं कि उनका आखिरकार आगे क्या होगा। तो यस, उनका जो है ये कहना, शुक्रिया अदा करना मायने रखता है उनके व्यूवर्स के लिए और सभी लोगों के लिए, वो चाहे हेटर्स हों, चाहे ब्लॉगर्स हों, या फिर जो है रिएक्शन चैनल वाले हों, जो भी आदमी हो, जो भी व्यक्ति ने जिसने एक बार भी उनको दिल से दुआ की है, उन सब के लिए ये बनता है। और मैडम ने उसको अच्छे तरीके से पे भी किया। लेकिन उसके तुरंत बाद ही ये कहना कि यूट्यूब पे चाहे कितनी भी नेगेटिविटी हो, पर प्यार तो बहुत है। जनाब का ये जो अंदाज था, ये अंदाज सॉफ्ट तरीके से जूते मारने का जो अंदाज था, ये किसी को पसंद नहीं आया। और ये कहना ऐसे टाइम पर कि हमारे लिए कोई भी अच्छा बुरा कैसा भी फैला ले, भाई ये आदमी इस मेंटलिटी से कभी भी बाहर नहीं आ सकता कि तले जाओगे और अल्लाह देख रहा है। अल्लाह अब नहीं देख रहा कि तुम क्या बदतमीजी कर रहे हो अपने ही लोगों के साथ में। दूसरी तरफ मैडम का ये कहना कि कोई भी अगर एक पल भी निकाल के मेरे लिए दुआएं कर रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है, और ऐसे में आईसीयू के बेड पे अकेले लेटा होना, भाई ये दो सेंटेंस तो मेरे को बिल्कुल ही ऐसे हार्ट को छू गए। सच में थैंक यू तो वही दे रही है, और वही सही तरीके से दे रही है, क्योंकि उसने ये महसूस किया है, उसने सामने मौत को देखा है। और ऐसे टाइम पे उसको अगर एक की भी दुआ का पता चलता है तो उसको दिल को कितनी ज़्यादा तसल्ली मिलती है। और वही उसने कहा कि इससे मुझे बहुत ज़्यादा शक्ति मिली है, स्ट्रांगनेस मिली है। और दूसरा सबसे बड़ा बैशिंग का कारण जो है ना, जनाब का ये कहना कि मैं ये व्लॉग कल डालने वाला था, लेकिन आप सबको पता है कि जो अहमदाबाद में हादसा हुआ, यार रियली तुम इतने इनसेंसिटिव हो सकते हो कि अपने व्लॉग के बारे में कि मैं कल डालने वाला था लेकिन मैं एक दिन लेट हो गया। क्यों लेट हो गया? क्योंकि इस तरह का इतना बड़ा हादसा आ गया और इसलिए मैंने व्लॉग नहीं डाला। ये व्लॉग डालने की बात बीच में आई कहाँ से? सीधे सीधे ये बोल सकता था कि भाई इस तरह से हादसा हुआ, हमने कल सुना था, तो हमको बहुत इस बात के लिए दुख हुआ, और जो लोग वहाँ पे इतनी जाने गई हैं उस सब ने हमको बहुत ज़्यादा शॉक कर दिया है। ये कहने के बजाय वो अपने व्यूवर्स को ये कह रहा है, जो उसके प्रगाढ़ व्यूवर्स हैं, मतलब जो डाई हैंड फ्रेंड हैं, उनको ये कहने की कोशिश कर रहा है कि मैं तो कल डाल देता आपके लिए, मैं तो एक दिन लेट हो गया, मैं तो कल दे देता आपको सारी सूचना, आपको कल ये सब खुशखबरी मिल जाती। यार तुम हो कौन? मतलब पूरी दुनिया इससे स्तब्ध है और पूरी दुनिया इस पर दुख मना रही है कि इस तरह का जो हादसा है इसमें इतने लोगों की जान जाना अपने आप में बहुत ज़्यादा दुखद है। और हर एक कोई शौक है इस बात से कि इस तरह का दोनों इंजन का एक साथ फेल होना, जो आज तक एविएशन के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। हमें नहीं पता कि यही एक कारण है या इसके कुछ और कारण भी है, लेकिन अभी जो समझ में आ रहा है, जो लोग
लोग बात कर रहे हैं, जिस तरह के ये वीडियोस आ रहे हैं, उससे यही लगता है। तो ऐसे में अपने व्लॉग को बीच में लेके आना, इसीलिए ये पहले भी ट्रोल हुए थे कि जब इन लोगों ने एक स्टोरी डाल के ये कहा था कि व्लॉग आने वाला है और हम सब ठीक हैं, मतलब वहां इतने सारे लोगों की जानें चली गई और ये अपनी सूचना दे रहे हैं कि मेरा व्लॉग आने वाला है। तब भी ये कितना ज्यादा इनसेंसिटिव थे और आज भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं सीखा इन्होंने उस सब से, सिर्फ सेंटेंस बदले हैं, बात वही है, अर्थ वही है, मतलब वही है। उस टाइम पहलगाम वाली घटना से कुछ भी इनने सबक नहीं लिया और इस टाइम इस घटना पर भी उसी तरीके से रिएक्ट किया। यार ऐसी बातों के लिए तुम शिट वर्ड यूज करोगे? शिट वर्ड यूज किया जाता है जब कुछ गंदा देखते हो, कुछ गलत देखते हो, उसके लिए किया जाता है। दुख के लिए कोई भी शिट वर्ड यूज नहीं करता है। अपनी हद में रहो और कम से कम जो लोग वहां पे अपनी जान गंवा चुके हैं उनके घर वालों के प्रति कुछ तो शर्म करो। उनको कितना आहत पहुंचेगा इस बात से जब इस तरह की चीजें सामने आएंगी कि भैया कोई है जो ये कह रहा है कि ये हो गया इसलिए मैं अपना ब्लॉग नहीं डाल पाया, और ये कहने के बजाय कि ये बहुत दुखद घटना थी या ये शॉकिंग था, ये वाला कह रहा है कि शिट ऐसा हो गया। और इतना ही नहीं, फिर दोबारा से कहा कि मैं कल व्लॉग डालने वाला था लेकिन जिंदगी तो चलती है, जिंदगी तो सबकी चलती है। यस, ये बात सही है कि जिंदगी तो मूव करती करती है, आगे बढ़ती ही है, पर ये अपनी व्लॉगिंग से जोड़ना है इसको, ये बिल्कुल गलत है। भाई आप महसूस भी नहीं कर सकते जिनका ये नुकसान हुआ है, जिनके घर से लोग चले गए हैं, उनके बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते, उनके दुख के बारे में। अब देखिए मैं कुछ भी कहूँ, जनाब ने खुद ही अपना जवाब दे दिया कि सबके लिए दुआएं मांगो, खुश रहो और सबके लिए अच्छा सोचो, और अच्छा नहीं सोच सकते तो कुछ भी मत सोचो। पर जनाब खुद क्या कर रहे हैं, मतलब दूसरों के लिए सीख कि भाई सबके लिए अच्छा सोचो और कुछ नहीं अच्छा सोच सकते तो फिर कुछ मत सोचो। और ये क्या कर रहे हैं, ये नेगेटिविटी नेगेटिविटी नेगेटिविटी, और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। तले जाओगे भुने जाओगे, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। भाई जो इनके डाई हार्ट फ्रेंड है ना, आंखें खोल लो अपनी और वास्तविकता देख लो। खुद ही कह रहे हैं कि अगर कुछ अच्छा नहीं सोच सकते तो फिर कुछ भी मत सोचो। इन्होंने कैसे सोच लिया कि लोग बाग नेगेटिव बातें कर रहे हैं इस टाइम में भी। चलिए थोड़ा सा व्लॉग रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि उसमें भी यही छाए हुए हैं, मैडम की कोई बात ही नहीं है। जनाब शुरुआत करते हैं कि अच्छे व्लॉग की तरह मैडम को टहला रहे हैं, उसके बाद में अपने तकिए कुशन वो संगवा कर रखते हैं, एक अच्छा सा व्यू सामने लेकर आते हैं। बस मैं बैठकर जरा चाय पी रहा हूँ। उसके बाद में सोफे की बात की, ये सोफा मेरा 11 दिन का साथी था। यार ऐसा तो जो है सब लोग जो है ना तब कहते हैं जब कोई कहीं पर टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं कि आज हम जो है आखिरी दिन है और हम देखो यहाँ पे 7 दिन रहे और ये व्यू हमने रोज के रोज देखा, ये वाला सोफा है जिसपे आराम से सोता था। आप में से सभी लोग जो है बताएं कि कोई भी अगर हॉस्पिटल में ऐसे रहता है और हॉस्पिटल से जब डिस्चार्ज हो रहा होता है तो अपने बेड से, अपने सोफे से, अपने टेबल से क्या इतना प्यार करता है कि मतलब उसके बारे में ये कहे कि भाई अब मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ओहो मुझे दुख हो रहा है, मैं जाना नहीं चाहता यहाँ से, कितना अच्छा था यहाँ पर। कुछ ज्यादा हाई क्लास व्लॉगिंग नहीं होगी ये। और इसी तरीके से मैडम जब जा रही हैं, मतलब वहां से वापस जा रहे हैं ये हॉस्पिटल से, तो उनकी दीवारों को छूना, उनको चूमना, ये कुछ ज्यादा नहीं है। मतलब हॉस्पिटल से जाते समय कौन ऐसा करता है कि जो है वो हॉस्पिटल की दीवारों को, अरे किसी दरगाह में नहीं गए हो तुम कि जो वहाँ की जो दरो दीवार हैं उनको चूम रहे हो, चौखट को चूम रहे हो। हालांकि इसको भी शिर्क बोला जाता है, लेकिन भाई हॉस्पिटल को इस तरह से करना, आप लोग बताइए किस किस को ये सामान्य लगा जिस तरह से मैडम जो है हॉस्पिटल की दीवारों को छू रही थी, चूमने की कोशिश कर रही थी। साथ में जनाब का सोफा प्रेम कि यहाँ पर मैं 11 दिन से पड़ा हुआ था, ये सोफा है, अब मुझे छोड़ना इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। यार अच्छा बन के दिखाओ, लेकिन इतना अच्छा बन के मत दिखाओ कि जो लोग बाग आपको बेवकूफ़ समझने लगे या लोगों को बेवकूफ़ समझते हो। अब जो मैडम का पार्ट है ना कि वो आईवी कहाँ लगी और उस आईवी लगने से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, जो फ्लैशिंग करनी पड़ती है, जब वो जाम हो जाता है एंड उसमें कितना ज़्यादा पेन होता है, ये सारी चीज़ें जनाब खुद ही बताए चले जा रहे हैं। आई थिंक ये तो मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं, मतलब पीपल हैं, वो आराम से इस बात को समझते हैं कि क्योंकि कोई ना कोई अस्पताल में उनका रहा होता है या खुद हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो उनको ये सब चीज़ें अच्छी तरह समझ में आती हैं कि आईवी क्या है। हाँ, नेक पर जो इस तरह से लगाया गया ये एक नई चीज़ थी और जो बेसिकली पेशेंट के लिए अच्छी है। और जैसे जनाब अपना ज्ञान फिनिश करते हैं, कैमरे में मैडम दिखाई देती हैं जो जाने को तैयार है डिस्चार्ज होने के लिए। अभी यहाँ का एक फोटो देखिए, यहाँ मैडम के आंखों के चारों तरफ बहुत ज़्यादा डार्क सर्किल हैं और जैसे ही अपने घर में पहुंच जाती हैं वहाँ पूरा फेस क्लीन हो जाता है। क्यों, वहाँ पे लाइट आ जाती है, फिल्टर्स आ जाते हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग मैडम, लेकिन एक सच्चाई है तो इसलिए सामने रखना जरूरी था।
मतलब मैं इस तरीके से ये कहना चाहता हूँ कि जो सब कुछ आपको दिखाई देता है वो सच नहीं होता, और यही स्मार्टनेस है कि आप उसके पीछे का सच देख पाएं। तो इस तरह से भ्रम में आना कि इस तरीके से ये अच्छे दिखाई देते हैं, बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, उम्र का इनके ऊपर कोई असर नहीं है। जो ये कॉस्मेटिक्स आपको प्रोवाइड कराते हैं, दिखाते हैं कि भी ये बहुत अच्छे हैं इसलिए हम अच्छे हैं, तो आपको सबको समझना चाहिए जो सब कुछ दिखाई देता है वो सच नहीं होता, उसके पीछे भी कोई और बात होती है। अब मैडम अपना डर बता रही हैं कि उनको कितना ज़्यादा डर लगता है जो उनके आईवी लगी है नेक में, लेकिन चलिए वो झेल पाई और वो अच्छी तरह से उसने देख लिया। लेकिन अब बात आई है कि उनका जो एक पाइप लगा पड़ा है जो कि फ्लो निकलता है, जो गंदा ब्लड या समथिंग पस वगैरह ये जो भी कुछ होता है वो बेसिकली ऑपरेशन का जो एरिया है उससे बाहर निकालने के लिए लगाया जाता है। तो अब वो पाइप निकालने की बारी है और उससे वो बहुत डर रही हैं क्योंकि वो पाइप बॉडी के अंदर है और बाहर खींचा जाएगा। अब उनका वो पाइप जो बाहर निकाला जा रहा है और जनाब क्या करते हैं, भाई मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं तो इसलिए बाहर आ गया, मुझसे नहीं देखा जाएगा। भाई किस टाइम के मर्द हो तुम, वो तुम्हारी वाइफ दर्द से चिल्ला रही है या दर्द से प्रॉब्लम है उसको, और तुम उस टाइम उसको दिलासा देने की बजाय, उसको मोटिवेट करने की बजाय आप बाहर आ गए। मैं इतना बता दूं कि हस्बैंड के लिए कभी भी डॉक्टर्स और नर्सेज ये नहीं कहती आप चले जाओ, चाहे वो कितनी अंदरूनी पार्ट का जो है वो बैंडेज वगैरह कर रहे हो या इस तरह की कोई एक्टिविटी कर रही हो, जैसे ये पाइप निकालना है। और जिन लोगों को मेरी बात से ऐतराज है तो वो ये समझ लें, आज की डेट में डिलीवरी होती है तो हस्बैंड को अंदर बुला लिया जाता है। वो डिलीवरी हो सकता है आपके सिजेरियन हो या फिर जो है नॉर्मल हो, और यहाँ तक कि जो इस तरह की जो एक्टिविटी होती हैं या काम होते हैं वो हस्बैंड ही करता है, अगर कोई लेडीज़ प्रोवाइड नहीं होती वहाँ पर। मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ था और मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे थे तो उसकी एक एक एक्टिविटी मैंने ही की थी, क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह किसी को कोई एतराज़ नहीं था और कोई ऐसा था नहीं घर के अंदर बड़ा जो कि लेडीज़ उनके साथ में रह सकते। तो वाइफ हस्बैंड में कोई ऐसे शर्म की बात नहीं होती है। तो भाई ऐसे टाइम में जब तुम्हारी वाइफ को तुम्हारी ज़रूरत है, जैसे कि डिलीवरी के टाइम पे हस्बैंड जो है कई बार हाथ पकड़ लेता है और डिलीवरी उसकी वो डॉक्टर्स करा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको ये रहता है, अपनापन सा रहता है और दुख का थोड़ा सा, मतलब आप ये बताओ उसको दुख को कम तो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ कोई साथ में होता है तो हिम्मत बनी रहती है। जैसे कि मैडम ने कहा था कि जिस तरह से आप सब लोगों ने दुआ करी तो उससे उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ मिली, जिसकी वजह से वो आईसीयू में अकेले भी रह पाई और उस डर के साए में कि कोई है जो उनके लिए दुआ कर रहा है और अल्लाह ज़रूर उसके लिए सुनेगा। पर ये हमारे जनाब हैं जो भाग खड़े होते हैं एक तरह से। तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी वाइफ के लिए किया क्या। वहां पर जनाब की चाय डालने के लिए भी वहाँ निक्कू मौजूद है, तो डी दादा और साथ साथ ये निक्कू, इन लोगों ने रात दिन वहाँ पे इनकी सेवा करी है या ये कहिए इनको असिस्ट किया है किसी भी चीज़ में। तो जनाब सिर्फ वहाँ रहने के लिए अपने आप में ये दिखाने की कोशिश करने की मैंने पता नहीं क्या क्या किया है यहाँ पर। भाई जब तुम्हें ज़रूरत होती है तुम्हारी वाइफ को तुम्हारी, तो तुम्हें उनके पास होना चाहिए, ये सबसे पहले ज़रूरी है, वो चाहे कैसी भी कंडीशन हो। चलिए इसके बाद में ड्रेस चेंज करने के लिए कहते हैं। मैडम की ड्रेस चेंज करना तो समझ में आता है क्योंकि वो हॉस्पिटल ड्रेस में है, तो डेफिनेटली यहाँ से जाने से पहले ऐसे में उनका तो चेंज करना बनता है। पर जनाब कौन सी ऐसी ड्रेस में थे कि जिसके लिए चेंज करना था? हाँ, उनको चेंज करना था क्योंकि बाहर निकलेंगे तो फिर मिर्च मसाला वाले होंगे और मिर्च मसाला वाला नहीं होंगे तो उनके पास हम भिजवा देंगे रील। जनाब अपने ड्रेस चेंज करते हैं और ड्रेस चेंज करने के बाद में एक नॉर्मल ड्रेस नहीं पहनते हैं, एक वो ड्रेस पहनते हैं जो कि पाकिस्तानी एक्टर जो है वो काफ़ी हद तक पहनता है और बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो आप समझ जाइए इस ड्रेस को बदलने का मतलब क्या था। जैसा कि हमने पिछले व्लॉग में भी बोला था, जनाब की हीरोपंती कम नहीं हो रही है। यहाँ 11 दिन हॉस्पिटल में रहे जरूर है, मैडम भी रही जरूर है, लेकिन उनका हेयर कलर जो चेंज करना, यहाँ तक कि बियर्ड का भी हेयर कलर चेंज करना, इसे हीरोपंती नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। क्या ये नेसेसिटी थी जबकि वाइफ जो है हॉस्पिटल में एडमिट है और वो भी ऐसी बीमारी के लिए है कि जिससे में वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। ऐसे में आप अपने लुक के ऊपर काम कर रहे हैं, भाई डिस्गस्टिंग है। ऐसे में आदमी इस तरह की चीजें सोच भी कैसे सकता है। तो हॉस्पिटल में जाने के लिए, हॉस्पिटल में रहने के लिए आप ड्रेस सेलेक्ट करें कि मैं ये वाली ड्रेस पहनूंगा या फिर मेरे हेयर का कलर क्या होना चाहिए। पूरे व्लॉग में मैडम की एक ही चीज मुझे ऐसी लगी जो उन्होंने मतलब फिर दोबारा से जैसे अपनी व्लॉगिंग में लौट गई हो। जिस तरीके से चाय का वक्त हो गया और उस टाइम में वो चाय आती है उनके लिए, और चाय के लिए कितना ज़्यादा मैडम अपनी खुशी दिखाती हैं, जैसे कितनी क्रेजी हूँ चाय के लिए। वैसे तो पेशेंट्स के लिए चाय अच्छी नहीं रहती, लेकिन चलिए
आपको पसंद है आप पीजिए, लेकिन इस तरह से एक्स्ट्रा करके दिखाना, ये अगेन वहाँ पर पहुँच गई, उसी मोड में पहुँच गई जैसे कि जनाब की फिल्म का रिलीज़ होने का टाइम, या फिर और जो इस तरह की ये एक्टिविटी होती हैं और मैडम कूद कूद के खुश हो के नाच नाच के दिखाती हैं। एक पेशेंट के लिए इस तरीके से करना हॉस्पिटल में, जो अभी अभी रिकवरी स्टेज में है, पूरी तरह से रिकवर भी नहीं हुआ है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है। और उसके बाद में मैडम तैयार हो या ना तैयार हो, हीरो तैयार हो गया है, ड्रेस चेंज हो चुकी है, चश्मा लग चुका है, मास्क आ गया है। तो चलिए अब चलते हैं। और ऐसे ही वक्त पे मैडम का इस तरह से इमोशनल होना कि वे ये दीवार को छू रही हैं, बेड की तरफ देख रही हैं, यार कौन ऐसा करता है कि हॉस्पिटल की तरफ ऐसे करके देखें, भाई हम यहाँ पे रहे, इतने दिन रहे, इससे प्यार हो गया, इससे लगाव हो गया, अब हमें यहाँ से जाते समय दुख हो रहा है। बल्कि जब आदमी छोड़कर जाता है तो बहुत खुश होता है इस बात से कि चलो अब हॉस्पिटल से रिलीव हुए, अब हम जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। और इसी तरीके से मैडम का हर एक किसी से गले मिलना, देखो थैंक यू कहना बनता है। हम सब लोग भी कभी न कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, तो जब वहाँ से आते हैं तो जो लोग वहाँ पे वार्ड बॉय या फिर जो नर्सेज, जो स्टाफ होता है या फिर डॉक्टर्स होते हैं, उनको थैंक यू हम हमेशा बोलते हैं जाने से पहले। यहाँ तक कि अगर कोई को पेशेंट है, मतलब आसपास कोई और भी पेशेंट हैं वहाँ पर वार्ड में हैं या किसी ऐसी आईसीयू में या किसी उसमें हैं, तो उनके अटेंडेंट होते हैं, उनको भी बाय बाय कहते हुए बोलते हैं, थैंक यू कहते हुए बोलते हैं, पर किसी के गले तो नहीं मिलते। देखो पेशेंट जो है इनसेंसिटिव है, वो अभी उस कंडीशन में नहीं है कि जो दूसरों से मिल सके, ये उसके लिए सेफ नहीं होता है कि वो दूसरों को छुए, दूसरों से मिले, गले मिले इस तरीके से। ऐसे में मैडम का इस तरह से करना, इनफैक्ट ये तो सेलिब्रिटी हैं, लेकिन मैं वास्तविकता बता रहा हूँ कि वास्तविकता में अगर आप आते समय इस तरीके से किसी को थैंक यू बोलते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हैंड शेक कर सकता है, आपके आके गले नहीं मिलेगा। सो इट इज़ नॉट नॉर्मल, ये एबनॉर्मल दिखाने की कोशिश है कि भाई देखो हम कितना प्यार करते हैं, हम सब इन सब चीज़ों को कितना समझते हैं। अब इस समय बिल्कुल भी मैं ये नहीं कहूँगा कि अपनी फैमिली से कैसे मिलते हैं। जनाब ने कहीं पे भी कसर नहीं छोड़ी, बाहर भी आके पूरा शूट किया है कि किस तरह से गाड़ी में बैठे और किस तरह से गाड़ी में गए। तभी जैसे आए थे ना वैसे तो जाएंगे, पहले भी ऐसे ही शूट किया था, पहले डी दादा को बुला लिया था और साथ में वो अपनी मैनेजर को भी बुला लिया था, और उन लोगों ने आराम से शूट किया और इनको हेल्प भी करी। उसके बाद में वो वीडियो दे दिया मिर्च मसाला वाले को, क्योंकि दोनों की मैनेजर एक ही है, तो इसलिए एक ही डील में उन दोनों को यानी डब्बा और जनाब दोनों की वीडियो अपलोड हो गई। और लास्ट में एक सिक्योरिटी मैन इनसे हाथ मिलाने के लिए आया और डेफिनेटली उसको भी उन्होंने थैंक यू बोला होगा, लेकिन भाई गले नहीं मिला, बेचारे का बदकिस्मत। और सबसे बड़ा धक्का तो तब लगा कि जब ये घर पे वापस आए और घर पे इनका वेलकम करने के लिए, भाई जो इतनी बड़ी मौत और ज़िंदगी के बीच से चलकर आई है, मतलब घर में किसी को ये इस बात का ये नहीं है कि वो डिस्चार्ज होके वो आने वाली है। इसे ही कहते हैं कि इतना बड़ा परिवार होने के बाद में भी ये दोनों अकेले हैं। मैडम को ये बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ रही है, लेकिन जनाब को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है। यही वजह थी कि मैडम ने स्टोरी लगाई थी सब्र वाली। देखने वाली बात यह है कि रियल सेंस में खुशी या ये कि ये वेलकम जो बच्चे ने किया और बच्चे की नैनी ने किया, यानी कि मैडम की मम्मी ने किया। बाकी किसी को कोई परवाह नहीं थी इस बात की कि वो हॉस्पिटल से आ गई है, डिस्चार्ज होकर आ गई है, कैसी है, चल फिर रही है, क्या महसूस कर रही है, या उसके लिए अब यहाँ पर क्या क्या करना बाकी है, जो आगे रिकवरी का पीरियड है ना, तो उसके लिए भी तो कुछ करना होता है। तो लेकिन नहीं, किसी को कोई परवाह नहीं है बिल्कुल भी। तो इनकी व्लॉगिंग का सबसे बड़ा पिलर जो कि फैमिली है, मोहब्बत है, वो ढह ढहा के बिल्कुल गिरता हुआ दिखाई दिया। यार मानते हैं हॉस्पिटल में सब लोग नहीं पहुंचे होंगे, ये पर ये जो दो मोटी मोटी खालाएं बैठी रहती हैं, साथ में एक नाटकबाज जो गुटकू भी है, डब्बा भी है, अम्मी है। चलो डब्बा इतनी ज़्यादा वेलकम करने के लिए बाहर नहीं आ सकती, पर बाकी सबको क्या हुआ, दो दो बच्चे भी हैं और जो नान भी है, पिज़्ज़ा भी है और ज़ारा भी है। यार किस किस को गुनाएं, पूरी की पूरी फैमिली है, कहने को कमी कुछ नहीं है, लेकिन कोई भी उनको वेलकम करने के लिए, या ये कहिए क्या किसी को खुशी नहीं हुई इस बात की कि मैडम अपने घर आ गई। अब सोच लीजिए कि ये कितना ड्रामा करते हैं, कि इन सब लोगों ने कितनी प्रेयर करी होगी मैडम के लिए जो ये इस तरह की बातें करते हैं। दूसरे सब इनके लिए प्रेयर करें, लेकिन इनका खुद का हाल ये है कि इनकी दुश्मनी कम नहीं होती है किसी भी हालत में। मैडम की मम्मी का
और बच्चे का खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि जिस तरीके से मैडम घर में आई। बच्चा इतना खुशी में कुर्सी लेके दौड़ा, मुझे तो लगा कि वो कुर्सी जो है मैडम के लिए पेश करेगा कि मैडम बैठ जाएं उस पर। हालांकि वो कुर्सी छोटी सी है, लेकिन बच्चों में दिमाग भी तो ऐसा ही होता है ना, वो अपनी हर चीज़ को अपने माँ बाप या अपने किसी से भी शेयर करने को तैयार रहते हैं। लेकिन हंसी इस बात को देख कर आई कि वो जो भाग कर कुर्सी लेकर गया, लेकिन जाकर खुद बैठ गया उसके ऊपर। और इसी तरीके से पापा का जो वेलकम था मैडम के लिए, वो भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि जैसे वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दिए हों। भाई उनकी तो घर की बहू है, और ऐसी बात तो नहीं है, वो सबके लिए करती है, सबके लिए करती है। तो यहाँ पर उनका इस तरह से खुश होना, उसके बढ़कर सर पे हाथ रखना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जबकि बेटी के लिए तो आपने देखा होगा 2-2 3-3 बार वो चलकर जा रहे हैं वहाँ पे घर में। मानते हैं उसकी हालत सही नहीं है, लेकिन प्यार मोहब्बत तो रहती है। जबकि उनकी फिजियोथेरेपिस्ट ने पूरा वही गेस्चर दिखाया कि वो प्यार से मिली, उसने हक किया। इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा आत्मीयता दिखाई देती है, प्यार दिखाई देता है। कुल मिला के ये है कि पूरी की पूरी फैमिली मैडम का वेलकम करने में, प्यार दिखाने में फेल रही। और उसके बाद में पूरा व्लॉग जो है बच्चे के नाम, यानी कि कंटेंट के नाम, जो इनका हमेशा का रहा है, जब भी व्लॉगिंग करते हैं ये, वैसे इससे इनकी जितनी भी व्लॉगिंग होती थी उसमें आधा जो पूरा का पूरा एपिसोड जो है बच्चे के ऊपर निकाल देते थे ये। और उसके बाद में आखिरकार अम्मी आई गई, जैसे कि बाहर वाले सब मिलने आ जाते हैं ना, इसी तरीके से अम्मी आई गई और आके ओ चुम्मी चाटी हो, यही प्यार है इनका। उसके अलावा कुछ जिम्मेदारी, किसी तरीके की परवाह करना, किसी के बारे में ये आगे के सोच के चलना कि क्या करना चाहिए, और एक बड़ी बुरी का जो एक फ़र्ज होता है ना, उससे कोई मतलब नहीं है। मैडम है, मैडम अब फिर दोबारा से शुरू हो जाएंगी, मेरी अम्मी मेरी अम्मी। अब अकल आ जानी चाहिए, आ रही है मैडम को तो बहुत ज़्यादा अकल आ रही है, जनाब नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि ये औरत यानी कि ये अम्मी, ये सिर्फ और सिर्फ दुखी हुई थी, कब दुखी हुई थी, जब पापा हॉस्पिटलाइज हुए थे, तब रो रो के पूरी दुआएं मांगने के लिए सब कुछ किया था। थोड़ी ही देर में 2 और अपीयरेंस दिखाई दी, गेस्ट अपीयरेंस दिखाई दी, यानी दोनों खालाएं बैठी हुई दिखाई दी। जैसे कि कॉलोनी की औरतें जो ना एकदम मिलने के लिए आ जाती है, जब पता चलता है कि हाँ वो आ गई है तो चलो मिलते हैं चलते हैं। और अब इस पूरे ड्रामे में एक और आर्टिस्ट की कमी रह गई थी, जो मेन आर्टिस्ट था, यानी कि डब्बा भी आ गई फूलों का गुलदस्ता लेकर। अरे भाई फूलों का गुलदस्ता ना भी लेकर आती तो अभी कौन सा बड़ी बात होगी, अम्मी भी तो आ गई थी मिलने के लिए। मेन बात यह है कि आप अपने किसी के लिए कितने ज़्यादा चिंतित हो, कितने फिक्रमंद हो, और कितना उसको देखकर खुश होते हो, मतलब वेट करते हो। अगर कोई और आता है, इसकी खालाएं वगैरह कुछ आती है, तो कैसे दरवाजे पे खड़ी रहती है ये। दरवाजे से याद आया कि एक और बर्थडे मनाया गया था, अम्मी का मनाया गया था, और तब ये बाद में आई थी वहाँ पे एज ए गेस्ट अपीयरेंस। तब मैडम भी जो ना सामने ही बैठी हुई थी, यानी कि दरवाजे के साइड में बैठी हुई थी, और दोनों में बिल्कुल आंख से आंख तक नहीं मिली थी। दोनों ने एक दूसरे को ना वेलकम किया, ना विश किया, कुछ भी नहीं किया था। तो साथ में फिर अगले शॉट में दिखाई दिया, फनी भी दिखाई दिया और डब्बा भी दिखाई दी, यानी कि अब हो गई पूरी फैमिली, सिर्फ बच्चों को छोड़कर। तो चलो भी सबने अपना अपना किरदार निभा दिया, चाहे बनावटी सही, लेकिन निभा दिया। आपको दिखा दिया ना, सारी फैमिली है, एक साथ है, सब मिलने आ गए, सब पूछने आ गए। याद करिए डब्बा बच्चे को घर पर लेकर आई थी, तो ठीक है वहाँ पे कोई ऐसा वेलकम नहीं हुआ कि वहाँ फूल पत्ती या गुब्बारे कुछ ऐसे नहीं लगे, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे में एंटर हुई तो पूरी फैमिली ने उसको किस तरीके से वेलकम किया था। और इसी बात से याद आए, इसके सास ससुर कहाँ हैं भाई? क्या उनका कुछ नहीं फर्ज बनता था कि जिस तरीके से ये बीमार होकर इस तरह से वापस आई है, तो एटलीस्ट यहाँ पर मिलने आया जाए। तो एक ही व्लॉग में नेगेटिविटी के साथ साथ ना जाने कितनी बातें सामने आ गई। जनाब की हीरोपंती, हॉस्पिटल से फालतू में प्रेम दिखाना, मैडम का इस तरीके से सबको हक करना और उनसे मिलकर आना, चाय के लिए बिना वजह बहुत ज्यादा कूदना, और उसके बाद में घर पे आके जो वेलकम मिला वो देखना। इसमें इनकी फैमिली का जो हम साथ साथ है वो डह डहा के गिरता हुआ नजर आया। चलिए इन सब बातों के बारे में आपका क्या सोचना है? हाँ, एक बात तो कहना भूल ही गए, जिस तरह से जनाब ने अहमदाबाद वाली घटना पे बात करी, और जिस तरह से ये बात करी कि व्लॉग लोड करने वाला था लेकिन नहीं किया, और नेगेटिविटी की बातें करी कि जो नेगेटिविटी करते हैं लेकिन प्यार बहुत है। इस सब के बारे में आपका क्या सोचना है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कुछ पॉइंट हमसे अभी भी रह गए हों, तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं, या कुछ पॉइंट से आप हमारे सहमत ना हो तो उसके ऊपर भी बात कर सकते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।